नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम नामरूप में अमोनिया, यूरिया और उर्वरक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक आज। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद और विधायक होंगे शामिल। एसआईआर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाए वोटर्स पर होगा चिंतन। यूक्रेन पर बातचीत के लिए अमेरिका और रूस के अधिकारी अमेरिका के मियामी में मिले। तीनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ पेश किया गया त्रिपक्षीय बैठक का नया विशेष प्रारूप। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक अज्ञात बंदूकधारी की गोलीबारी में 10 लोगों की मौत, कई घायल। हमलावरों की पहचान और मकसद अभी साफ नहीं। और दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर और मध्य भारत में सर्दी और कोहरे के सितम से ठिठुरी जिंदगी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। पीएम ने आज गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र पहुंचकर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया। ये स्मारक साल 1989 में हुए असम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में बना है। वहाँ शहीदों की दीर्घा, जिसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। आंदोलन 6 साल चला था और साल 1985 में खत्म हुआ था। उस दौरान शहीद हुए लोगों की प्रतिमाएं ही इस दीर्घा में लगी हैं। उन्नीस से 1985 तक ये आंदोलन चला और इस आंदोलन में जो शहीद हुए उनकी मूर्तियां इस दीर्घा में, जिसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप जाएंगे, जहां वे ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड यानी बीवीएफसीएल के वर्तमान परिसर के भीतर स्थित नई ब्राउनफील्ड अमोनिया, यूरिया और उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। 10,600 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश वाली ये परियोजना प्रधानमंत्री के किसान कल्याण विजन के अनुरूप तैयार की गई है। ये परियोजना असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ यूरिया के आयात पर निर्भरता कम करेगी। इस औद्योगिक पुनरुद्धार से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां भाजपा आज एसआईआर को लेकर एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में पार्टी राज्य में ऐसे अनुपस्थित वोटर्स को खोजने पर चर्चा करेगी जिन्होंने अभी तक वोटर बनने के लिए गणना प्रपत्र नहीं भरा है। दरअसल पार्टी उन मतदाताओं को लेकर चिंतित है जो अब तक वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाए हैं और भाजपा अब एसआईआर के तहत ऐसे अनुपस्थित वोटर्स को खोजने पर पूरी ताकत झोंकेगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश स्तर पर फिर से हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी सांसद, विधायक और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में विशेष रणनीति तैयार की जाएगी ताकि घर घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं को चिन्हित किया जा सके और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन भी लगातार जारी है। बुलंदशहर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर को ढेर कर दिया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया है कि मारे गए बदमाश की पहचान मेरठ के निवासी आजाद उर्फ पीटर उर्फ जुबैर के रूप में हुई है। उसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। बदमाश पर मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, जौनपुर के साथ साथ दिल्ली और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी हत्या, लूट और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। वह लंबे समय से पुलिस को वांछित था, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम भी
घोषित किया गया था। इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। अगले साल यानी 2026 में 1 से 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। ये अभियान फौरी मॉडल यानी शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सिर्फ चालान नहीं बल्कि आदतन नियम तोड़ने वालों के लिए लाइसेंस जब्त और वाहन सीज किए जाएंगे। उन्होंने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रन फॉर विकसित राजस्थान 2025 रवि राज का शुभारंभ किया। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। हमारे राजस्थान की उन्नति का प्रतीक ये बैलून राजस्थान की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए हैं। सभी सेक्टर्स में विकास हो रहा है। हमने खासकर युवाओं के लिए कड़ी मेहनत की है। राजस्थान के अंदर जिस तरह से 2 साल में काम हुए हैं, विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं के पिछले 5 साल में युवाओं के सपनों को रोना गया था, युवाओं को आहत किया गया था और आज आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार युवाओं को सपने पूरा करने के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन विशेषकर युवाओं के लिए हमने कहा कि हम 4 लाख नौकरी देंगे। आपने देखिए 92,000 नौकरी हमने दे दी है। 25,000 हमें अभी अगले कार्यक्रम में हम देने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पुडुचेरी के दौरे पर हैं। नितिन नवीन ने आज श्री अरविंदो आश्रम का दौरा किया। भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नवीन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे यहां विभिन्न मंडलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में नवीन दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाने पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदुओं पर हुए हमले और भारत विरोधी प्रदर्शनों को लेकर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं के विरोध में दिल्ली के जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साबरमती ढाबे के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार और हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ नारेबाजी की गई, साथ ही पुतले भी जलाए गए। एबीवीपी ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप और सख्त कदम उठाने की मांग की। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास जो हमारे हिंदू भाई थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। वो हत्या जिसको देखने के बाद किसी भी आम इंसान का दिल दहल सकता है। वो 1 आध महीने के लिए तो जो है साइलेंट हो जाएगा कि किस प्रकार की हत्या की गई है। आप देख सकते हो कि जहाँ से उस आदमी को, दीपू चंद्र दास नाम का व्यक्ति है, उसको घसीटते घसीटते एक जगह लेके जाते हैं, वहाँ पर उसको बहुत मारते हैं और फिर पेड़ पर लटका के जो है उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये आप लगातार इस कैंप वहाँ पर देख सकते हो। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से जब से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर लगातार भारत की एम्बेसी पर, वहाँ पर मीडिया हाउसेस पर और हिंदू जितने भी भाई बहन हैं उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है। प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों के नरसंहार के लिए
सभी को पता है कि किस तरीके से हमारे भाई दीपू को ना सिर्फ घसीट के मारा गया, बल्कि सोचिए कितनी बेरहमी से उसको जिंदा जला दिया गया। और सोचिए उन जिहादियों की मानसिकता, उस भीड़ की मानसिकता, वहाँ पे बच्चे थे, औरतें थे, उसे बचाने के बजाय उसकी वीडियोस बना रहे थे और पता नहीं कौन कौन से मजहबी नारे लगा रहे थे। पिछले 3 साल से आपको ध्यान में होगा कि आज से 3 साल पहले जब यूनुस की सरकार बनती है, तब से हमारे हिंदू भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ उनके सनातनी प्रतीकों की वजह से, उनके सिंबल्स के लिए उन्हें मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मेरा भारत सरकार से कड़ा आह्वान है, एक अनुरोध भी है कि हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे इन हिंदू साथियों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को सुरक्षा प्रदान करें। और खबर कर्नाटक से, जहां हम्पी में चल रहे वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भी चिंतन शिविर में भाग लेंगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में चल रहे कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चिंतन शिविर के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विजयनगर क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व पर बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री पोलियो टीकाकरण अभियान का भी शुभारंभ करेंगी। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। PM विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज, इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। PM विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दूसरे विश्व ध्यान दिवस पर तेलंगाना के कान्हा शांतिवन में एक समारोह का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विश्व ध्यान दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले वर्ष 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस की घोषणा की थी। ये तिथि उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति को ध्यान में रखते हुए चुनी गई है, जो आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति का प्रतीक है। समारोह को संबोधित करते हुए CP राधाकृष्णन ने सभी से ध्यान लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ध्यान के जरिए व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव आते हैं, जो कि एक अच्छे व्यक्तित्व और समाज के लिए बेहद जरूरी हैं। The inner transformation is a must for every individual to build a positive society, a society which takes care of everyone. I take this opportunity to place my regards for Daji for inspiring the world to look within and to contribute to a more peaceful
unconscious living. Meditation is a universal practice that transcends cultural, geographical and religious boundaries. और आइए बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी कर बताया है कि घोस्पेयरिंग नाम से एक साइबर कैंपेन का इस्तेमाल व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराधी बिना किसी सत्यापन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर के जरिए अकाउंट को हैक कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर तब शुरू होती है जब आपको किसी जानकार नंबर से फोटो भेजा जाता है और इसे देखने की अपील का मैसेज आता है। इस मैसेज में एक लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ आता है और आगे फ़ोन नंबर से जुड़ी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस तरीके से साइबर अपराधी को बिना पासवर्ड या सिम स्वैप किए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाता है। मंत्रालय ने लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के साथ साथ बाहरी साइटों पर कभी भी अपना फ़ोन नंबर दर्ज नहीं करने की सलाह दी है। वाराणसी स्थित IUCT में द डिजिटल पेडागॉजी एजुकेटर्स फॉर टुमारो इस विषय पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ग्लोबल साउथ सहयोग के अंतर्गत इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन कार्यक्रम के तहत किया गया है। इसमें श्रीलंका, बेलारूस, कंबोडिया समेत 24 देशों के 40 शिक्षक भाग ले रहे हैं। इनको वाराणसी के कई स्थल पर घुमाने के लिए भी ले जाया गया। वहीं इन प्रतिभागियों ने अपने अनुभव DD न्यूज़ के साथ साझा किए। इनका कहना है कि वो अपने देश में छात्रों को वाराणसी को शिक्षा और संस्कृति के बारे में बताएंगे। This program, so many informations, and thank you give me this opportunity, Indian government and Inter-University Center for Teacher Education. I'm so happy to join a powerful and wonderful course in India, and I have a big chance to communicate with many people all over the world, and I think this course will help me to gain many new knowledge to support my career in the future. Thank you. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। मोहन भागवत कोलकाता में साइंस सिटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने संघ की स्थापना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संघ का लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक स्वभाव, संस्कृति और परंपरा है। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने, तो बनने वाला भारत ही रहे, क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी भी से स्पर्धा नहीं करता और ना ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है, संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। और बात कर लेते हैं कश्मीर की, जहां ऊंची पहाड़ियों में इस मौसम की पहली बर्फबारी और घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। ये 40 दिनों के कड़ाके की ठंड के पहले दिन की शुरुआत है, जिसे चिल्लई कला कहा जाता है। हर साल 21 दिसंबर से चिल्लई कला की शुरुआत होती है और कड़ाके की सर्दी की ये अवधि 31 जनवरी तक रहती है। कश्मीर का यह सबसे कठोर सर्दी का दौर माना जाता है। इस दौरान तापमान तेजी से गिरता है। इस मौसम में पहली बार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम में -1.5 डिग्री और 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर में 11.6 डिग्री सेल्सियस, बटोटे में 7.6, बनिहाल में 6 डिग्री और भतवा में 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी देखने पहुंचे यहाँ जो पर्यटक हैं वो जमकर मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था इन इलाकों में बर्फबारी का, जिसके बाद जो पर्यटक हैं वो यहाँ आनंद लेते हुए नजर आए बर्फबारी का। अब बात कर लेते हैं घने कोहरे की भी। आपको बता दें उत्तर भारत में घने कोहरे ने जनजीवन के साथ साथ हवाई यातायात को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि अनेक फ्लाइट्स में देरी और शेड्यूल में बदलाव किया गया है। स्थिति को देखते हुए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पर एक एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट स्टेटस की पुष्टि करें और अतिरिक्त समय लेकर पहुंचें। प्रभावित एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की मदद के लिए विशेष पैसेंजर असिस्टेंस टीमें भी तैनात की गई हैं। और रुक लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। आपको बता दें यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका ने शांति वार्ता के लिए एक नया और विशेष प्रारूप प्रस्तावित किया है। इस नए प्रस्ताव के तहत न केवल यूक्रेन और रूस को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसमें अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ साथ संभावित रूप से यूरोपीय देशों के दूतों को भी शामिल करने की योजना है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में हिंसा को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के प्रयासों में तेजी आई है। वहीं फ्लोरिडा में अमेरिकी वार्ताकारों ने रूसी अधिकारियों से मुलाकात की। ये मुलाकात यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही नवीनतम वार्ता थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के बाद बताया कि वार्ता रचनात्मक रही और आगे भी जारी रहेगी। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक महीने के भीतर दक्षिण अफ्रीका में सामूहिक गोलीबारी की ये दूसरी बड़ी घटना है। पुलिस के अनुसार ये हमला जोहानिसबर्ग से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित विकेट्सडाल में हुआ। गौतेंग प्रांत की पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर ब्रेंडा मुरीदली ने पुष्टि की है कि हमलावरों ने गोलियों से मौजूद लोगों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की यह घटना एक स्थानीय टेवन के पास हुई। घायलों को तत्काल नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हमले के पीछे के उद्देश्यों का पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि इससे पहले 6 दिसंबर को भी प्रिटोरिया के पास इसी तरह की एक घटना में एक मासूम बच्चे सहित 12 लोगों की जान चली गई थी। दक्षिण अफ्रीका वर्तमान में उच्च अपराध दर और बढ़ती हत्या की घटनाओं से जूझ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।